हेलो दोस्तों, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एलएलएम एग्जाम। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ईडीआर पे बहुत हो रहा है और इनफैक्ट इंडिया को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अपॉइंट करने की तरफ भी एक अच्छा पुश है। तो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दिस एक्ट केम इन 1996। किस एक्ट को रिपील किया था इसने? 1940 एक्ट के सुपरसीडेंस में आया था। और एक ओलंपस नाम का एक केस था, इनफैक्ट आप नोट कर लीजिएगा ये सब। ओलंपस समथिंग आपको ऑप्शन देकर याद आ जाएगा। उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो चीजें क्लियर नहीं है उनके प्रिंसिपल को पता करने के लिए आप 1940 एक्ट पे फॉल बैक कर सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन पार्ट 1 डील्स विद डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। एग्जैक्ट नंबर ऑफ सेक्शन नहीं याद रखने की जरूरत है, 43 तक है। पार्ट 2 डील्स विद इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। याद ये रखना चाहिए कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन चैप्टर 1 में है और जिनीवा कन्वेंशन अवार्ड्स चैप्टर 2 में। तो क्या है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट इज कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनीवा कन्वेंशन आर रिलेटेड टू आर्बिट्रेशन। पार्ट 2 में ऑब्वियसली डील होंगे। पार्ट 3 डील्स विद कंसिलिएशन, 61 से जाएगा ये। पार्ट 4 छोटे मोटे जैसे पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मूव रूल्स, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। याद ये रखिए कि इसमें 7 शेड्यूल है और 86 सेक्शन। बस ये याद रखिए। कैसे याद रखेंगे 86? तो आर्बिट्रेशन, ERBITRATION, ठीक है। आर्बिट्रेशन में 8 मतलब 86 आप इस तरह याद कर लीजिए। और 7 शेड्यूल है। कैसे याद रख सकते हैं कि 8 और 6 के बीच में 7 है। अब तो मुझे याद हो गया। शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो बना है यूएन सिट्राल मॉडल लॉ पे बना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वैसे क्वेश्चन कभी इसमें एलएलएम में नहीं पूछता, लेकिन 16 अगस्त 1996 होगा, 15 अगस्त के बाद, इस तरीके से याद रख सकते हैं। बट फॉरगेट दिस, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इवन बिफोर जम्मू एंड कश्मीर वाली चीजें हटी थी, बिकॉज इट्स अबाउट इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक के लिए तो भाई सब चीज इट शुड एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। नाउ वी कम टू पार्ट 1, डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्बिट्रेशन मींस जो भी है वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। तो अगर परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं, कोई एडहॉक भी बन रहा है, तो भी उसको आर्बिट्रेशन कहेंगे। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सेक्शन 7 में है, दिया हुआ है। क्या है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सेक्शन 7 होता है। आर्बिट्रल अवार्ड ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड, ये भी याद रखना चाहिए। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। कोर्ट का डेफिनेशन क्या होगा? तो इन द केस ऑफ आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। बस आप ये सब देखते जाइए सो दैट अगर आपको ऑप्शन मतलब दिखे तो आपको याद आ जाए। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्ट्रिक्ट एंड इंक्लूड्स हाई कोर्ट। कई कई डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट भी तो होता है प्रिंसिपल कोर्ट सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जैसे बॉम्बे वगैरह में ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहीं नहीं हो सकता है। In the case of international commercial arbitration, High Court ही आएगा। In the exercise of original civil jurisdiction, having jurisdiction to decide the question forming the subject matter of the arbitration, if the same had been subject matter of a suit। जैसे दिल्ली में अगर 2 करोड़ से ज्यादा का सब्जेक्ट मैटर है, तो उस केस में हाई कोर्ट होगा, क्योंकि उसके वो तो इन्हीं में सूट बनता तो हाई कोर्ट के पास जाता। Any other cases, high courts having jurisdiction to hear appeals from decrees of court subordinate that है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मींस एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स arising out of legal relationship, whether contractual or not। contractual ना भी हो तो भी चलेगा। considered, और उसको बस it should be considered as commercial under the law in force in India, जहाँ पे at least one of the parties is a national of or habitually resident in country other than India, body corporate which is incorporated in country other than India, association or body of individuals जिनका जो central management और control exercise out of India, गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर ये सब एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज हैं तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कहलाएगा। उसके बाद ये जो पार्ट है ऑब्वियसली डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा, मतलब द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब तो ये सब चीजें हैं। तो क्या एनीथिंग अदर देन दिस इज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, क्या उसका मतलब? लेकिन ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहा है, जैसे आर्बिट्रेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएस, इट्स एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। बट उसके सीट की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया में कहा गया, ऐसा हो सकता है। तो उसमें जो पार्ट 1 है वो अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इज नॉट मतलब एनीथिंग अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आर्बिट्रल अवार्ड मेड अंडर दिस पार्ट शैल बी कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक अवार्ड। तो मेड अंडर दिस पार्ट मतलब पार्ट 1 के अंदर जो भी, उसको डोमेस्टिक अवार्ड कहेंगे। और दिस पार्ट में क्या क्या लाई करेंगे, वही जो जिनके दिस पार्ट शैल अप्लाई वेयर द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया। ये बहुत ही आप मतलब बहुत ही एक चीज जिसको हम ओवरलुक कर जाते हैं, वो हमें देखिए। ये नहीं इंपॉर्टेंट है, वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन ये देख सकते हैं। नो जुडिशियल अथॉरिटी शैल इंटरवीन एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट, मतलब क्योंकि जजेस के उसको कम किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट छोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर सेक्शन 7। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट मीन्स एन अग्रीमेंट, मीन्स डेफिनेशन है, बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन all or certain disputes which have arisen or which may arise between them, ठीक है, in respect of a defined legal relationship, again whether contractual or not। तो arbitration is not necessarily contractual में ही हो, and arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause, ठीक है। बस इसका मतलब इट्स नॉट नेसेसरी हमेशा arbitration clause हो, और इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अग्रीमेंट, तो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। इट शैल बी इन राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Arbitration agreement is in writing, कैसे पता चलेगा ये writing में? If it is contained in a document signed by parties, an exchange of letters, telex, telegrams or other modes of communication, including communication through electronic में जरूरी है, which provides a record of the agreement। तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये भाई arbitration clause है तो it will वो writing में होना चाहिए। और कैसे हो सकता है? एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, ठीक है, इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में मैंने बोला कि भाई हमने तो बोला था आर्बिट्रेशन में जाएंगे, पर आप उसको डिनाई नहीं किया हो, तब उसमें हो जाएगा। द रेफरेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference is such as to make that arbitration। The reference in a contract to a document containing an arbitration clause, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, कॉन्स्टिट्यूट्स एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में है, रेफरेंस इज सच एज टू मेक दैट आर्बिट्रेशन क्लॉज, रेफरेंस ऐसा है कि वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग होना चाहिए। पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन विद दिस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, तो जुडिशियल अथॉरिटी रेफर करेगा, ठीक है, मतलब वो बस इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसमें बस एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि application जो subsection 1 में shall not be entertained unless it is accompanied by original arbitration agreement or a duly certified copy thereof। ये सब छोड़िए। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है, नॉट विथ स्टैंडिंग कोई एप्लीकेशन इसमें दिया गया है नहीं, एंड दैट द इशू इज पेंडिंग बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी, आर्बिट्रेशन मे बी कमेंस्ड और कंटिन्यू एंड आर्बिट्रल अवार्ड मेड। मतलब अगर जुडिशियल मतलब इसके लिए एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है या कोई जुडिशियल अथॉरिटी के सामने, फिर भी आर्बिट्रेशन कमेंस किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट, सेक्शन 9 डील्स विद इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट, और सेक्शन 17 इसे काउंटर पार्ट है जो कि बोलता है इंटरिम मेजर्स बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। क्योंकि अब कहा जाता है कि एक बार आर्बिट्रेशन शुरू हो गया तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ही सब कुछ डिसाइड करेगा, कोर्ट का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स पार्टीज फ्री है डिसाइड करने के लिए। इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ फीलिंग द डिटर्मिनेशन, अगर आप डिटर्मिनेशन नहीं किया नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के, ये ध्यान रखना दैट नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर डिटर्मिनेशन नहीं है तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ सोल आर्बिट्रेटर। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी दोस्तों। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ग्राउंड्स फॉर चैलेंज इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक जो इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ चैलेंज ये है कि आप ये देख सकते हैं कि एन आर्बिट्रेटर में बी चैलेंज्ड ओनली इफ, ठीक है, आर्बिट्रेटर को चैलेंज हो रहा है, circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his independence और impartiality, अगर उस पे डाउट आ जाए। उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि पार्टीज अग्री की हो, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने का, लेकिन जो पार्टीज अग्री की हो वो क्वालिफिकेशन।
A party may challenge an arbitrator appointed by him or in whose appointment he has participated only for reasons which he becomes aware after the appointment has been made. ये ध्यान रखना है, क्योंकि कॉमन सेंस यही कहता है अगर पहले से ही मालूम था तो आपने अपॉइंट क्यों किया, ये तो आपका मतलब अग्रीमेंट के हिसाब से अपॉइंट हुआ है। वेव दिया आपके, ये सब छोड़ो, मतलब ये वेव, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमेशा ध्यान रखिएगा आर्बिट्रेशन इज द चाइल्ड ऑफ द अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट में वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये चैलेंज प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, ज्यूरिसडिक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू रूल ऑन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, इसको कुछ बोलते हैं कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस कुछ ही तरह कोई लीगल लैटिन मैक्सिम है। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपना ज्यूरिसडिक्शन खुद डिसाइड कर सकता है। मैंने बताया था सेक्शन 9 इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट था, सेक्शन 17 इंटरिम मेजर्स बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है। ठीक है, एक बार अब आर्बिट्रेशन बन गया तो उसके बाद ये चीजें हो जाएंगी। ये तो अंडरस्टूड सी बात, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टी, लेकिन अब ये छोड़ो। हाँ, सेक्शन 20 इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, इट कैन बी अ न्यूट्रल वेन्यू, मतलब न्यूट्रल प्लेस हो सकता है। वो सेक्शन 20 जो 16 से 21 जो वहां पे सीपीसी में कहा गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर फेलियर टू ऑफ एन अग्रीमेंट, द आर्बिट्रल प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी डिटरमिन्ड बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जिसमें इंक्लूडिंग कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, और इसके कुछ भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टी का किसी और प्लेस पे भी मीट कर सकता है अगर उसको सही लगता है। इंपॉर्टेंट बात ये आपको देना चाहिए, कहीं भी इस एक्ट में सीट का यूज नहीं हुआ है, ऑल्दो सीट इज अ वेरी, सीट का कहीं नहीं यूज हुआ है, वेन्यू वर्ड यूज नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन सीट एंड वेन्यू आर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन आर्बिट्रेशन, बहुत सारे केसेस इसी पे होते हैं। सीट क्या होता है? सीट होता है, सीट एंड वेन्यू कैन बी डिफरेंट, लेकिन सीट होता है जहाँ के जुरिस्डिक्शन हो। जैसे मैं बोलूँ कि द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन शैल बी दिल्ली, तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, उससे उससे इन्फरेंस निकला या मैंने कॉन्ट्रैक्ट में खुद कह दिया कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड चैलेंज होगा दिल्ली में होगा या दिल्ली के लॉज गवर्न करेंगे, तो इसका मतलब सीट इज दिल्ली। वेन्यू क्या होता है? इंडिविजुअल सिटिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, तो हो सकता है कहीं बाहर हो, तो वो सीट होता है जो ब्रॉड है जहाँ के लॉज गवर्न करेंगे, और वेन्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इन ऑब्वियसली ये लाइन लिखी होगी हर चीज में, बिकॉज ये तो अग्रीमेंट बाय द पार्टी सुप्रीम होता है। commences on the date on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent। भले अपॉइंटमेंट कभी भी हुआ हो, लेकिन ये आर्बिट्रल प्रोसीडिंग तभी शुरू हो जाएंगे। ये सब नहीं जरूरत है, डिफॉल्ट ऑफ पार्टी नहीं जरूरत है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 29A इज वेरी इंपॉर्टेंट। The award shall be made within a period of 12 months from the date on which the arbitral tribunal enters upon the reference। हमने क्या देखा कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शुरू हो गई जब रिस्पोंडेंट को मिला है, बट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हैज नॉट एंटर्ड अपॉन द रेफरेंस। जब आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अपॉइंट हो जाएगा तो उसके बाद होगा। ठीक है, इट शैल बी डीम्ड टू हैव एंटर्ड ऑन रेफरेंस ऑन द डेट ऑन विच आर्बिट्रेटर have received notice in writing of their appointment। Obviously arbitral proceedings initiate तो बहुत पहले हो गई होंगी, लेकिन हो सकता है अपॉइंटमेंट में टाइम लगा होगा। If it is made within a period of 6 months from the date the arbitral tribunal enters upon the reference, the arbitral tribunal shall be entitled to receive such amount। ये सब important नहीं। The parties may by consent extend the period specified in subsection 1 for making award for a period, further period not exceeding 6 months, 12 plus 6। अब इसके बाद और करना होगा तो unless the court, either party or after the एक्सटेंड करेगा। कोर्ट क्या है? कोर्ट की डेफिनेशन में पढ़ी है कि डोमेस्टिक के केस में, मतलब कि इन अ केस अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगा ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट अगर है तो, और अगर वैसा है अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तब तो हाई कोर्ट होगा। अब सफिशिएंट, ये सब तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एमसीक्यू के लिए। एग्जेम्पलरी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है,
अपने 29B में अपना जो आर्बिट्रेशन कमर्शियल एक्ट है वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ ओरल हियरिंग, इसमें कोई रिटन चीजें नहीं दी जाती हैं, ठीक है। ये 29B में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बस ये है। We agree that the arbitral tribunal shall consist of a sole arbitrator who shall, फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेटर प्रोसीजर में बस सोल आर्बिट्रेटर होता है, who shall be chosen by the parties following procedure shall decide the dispute only on the basis of written pleadings, documents and submissions. रिटर्न तो एक बार दे दिए काम खत्म हो गया, ओरल प्लीडिंग तो ज्यादा टाइम लेती है, वो एडजर्नमेंट लेता है, ठीक है। लेकिन ओरल हियरिंग मतलब इट्स नॉट द नॉर्म कि ओरल हियरिंग होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है इफ ऑल द पार्टीज मेक अ रिक्वेस्ट और द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कंसीडर्स नेसेसरी, ठीक है। कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटी नहीं। अवार्ड फास्ट ट्रैक, ठीक है। सेटलमेंट छोड़ो। फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड shall be made in writing and signed, shall be signed by the members of the arbitral tribunal, obviously क्या all the members है, majority of the members, आपका सवाल ये होता है। तो ये देखते मुझे लगता है majority of members होना चाहिए। अगर arbitral with more than one arbitrator है, the signature of the majority of all the members of the tribunal shall be sufficient, ठीक है। हाँ, the arbitral award shall state the reason, कोई भी order reason होना चाहिए, ठीक है। अनलेस, लेकिन ऑब्वियसली आर्बिट्रल कोई भी आर्बिट्रेशन होता है तो उसमें अग्रीमेंट सुप्रीम होता है, द पार्टीज हैव अग्रीड दैट नो रीजन हैड टू बी गिवन, द अवार्ड इज एन आर्बिट्रल अवार्ड इन एन अग्रीड टर्म्स अंडर सेक्शन 30। सेक्शन 30 में ऑलरेडी अग्रीड टर्म्स हैं। इट शैल स्टेट द डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, तभी उसके हिसाब से कहाँ चैलेंज होगा पता चल पाएगा, ठीक है। एंड द अवार्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड एट दैट प्लेस। इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड दे सकता है, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में फाइनल अवार्ड देगा, ठीक है। सॉरी, असम डायरेक्टेड। रिजीम फॉर कॉस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अब 34 हो जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। The arbitral proceeding shall be terminated by the final arbitral award or by an order of the arbitral tribunal, ठीक है। सबसेक्शन 2 में ऑर्डर दे सकता है। करेक्शन एंड, तो ये ध्यान रखिएगा, जो सेक्शन 33 है उसमें करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड होगा। एडिशनल अवार्ड भी दिया जा सकता है, लेकिन ये जो करेक्शन, और ये विद इन 30 डेज ही हो सकता है, 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। इसमें मैं रिक्वेस्ट द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू करेक्ट एनी कंप्यूटेशनल एरर्स, क्लेरिकल और टाइपोग्राफिकल एरर्स और एनी अदर एरर्स ऑफ अ सिमिलर नेचर, मतलब वही जो मैनुअल, टाइपोग्राफिकल, क्लेरिकल, ये एरर, ठीक है। या इट में रिक्वेस्ट द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू गिव एन इंटरप्रिटेशन, कैसे 30 डेज, 33 में है तो 30 डेज होगा, ठीक है। अगर जस्टिफाइड है तो मेक करेक्शन करेगा, लेकिन इसमें कोई सब्सटैंटिव चेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको चैलेंज ही करना पड़ेगा। A party with notice to the other party may request within 30 days from the receipt of arbitral award the arbitral tribunal to make an additional arbitral award, ठीक है। तो ये भी within 30 days, 30 डेज कहाँ से, विद फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, और ये भी 30 डेज था विद इन रिसिप्ट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कैन मेक एन एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। और एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, 30 + 60, ठीक है। Section 31 shall apply to a correction or interpretation of the arbitral award or to an additional arbitral award made under this section, ठीक है। रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, तो ये, अब हाँ, ये सेक्शन 34 सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जिसमें आप चैलेंज करते हैं आर्बिट्रल अवार्ड को। तो किस ग्राउंड पे, ठीक है। आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी मेड ओनली बाय एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। किस केस में, ओनली इफ द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर दिस प्रूव दैट द पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी हो
Arbitration agreement is not valid under the law to be the parties are subjected it or failing an indication thereon under the law for the time being enforced. ठीक है? The party making the application was not given proper notice of the appointment of an arbitrator or of the arbitral proceedings or was otherwise unable to present his case. तो ये कह सकते हैं कि पार्टी जो कि एप्लीकेशन में करी थी उसको प्रॉपर नोटिस नहीं मिला था, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है, तब कुछ कर सकते हैं. The arbitral award with a dispute not contemplated, मतलब arbitral award deal with a dispute जो कि नहीं, उसमें लिखा ही नहीं था terms of submission of the arbitration clause में, ठीक है, beyond the scope of submission, or it contains decisions on matters beyond the scope of submission to arbitration. The composition of arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, ठीक है, or if the court finds that the subject matter of the dispute is not capable of settlement by arbitration under the law, the arbitral award is in conflict with public policy of India, तभी challenge कर सकते हैं. Conflict with public policy कब कहेंगे, ये सबसे important है जो कि amendment से आया था. Making of the award was induced or affected by fraud or corruption, ठीक है. तो जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपने जजमेंट जैसे खरीद लेते हैं, तो जैसे अगर आपने अवार्ड आपने फ्रॉड और करप्शन से कर दिया है तो वो फिर इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, इन कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ. ये भी वैसे वेग है, इसका क्या मतलब है, इज इन कंफ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नॉर्म्स ऑफ मोरालिटी और जस्टिस. अब इसका टेस्ट दिया हुआ, टेस्ट वेदर इज अ कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ शैल नॉट एंटेल अ रिव्यू, ये ध्यान रखें. अगर मतलब द टेस्ट एज टू वेदर देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ, इसका मतलब रिव्यू ऑन द मेरिट्स ऑफ द डिस्प्यूट नहीं होगा. मेरिट्स ऑफ द डिस्प्यूट दोबारा डिसाइड नहीं होंगे, एक बार तो अवार्ड आ गया तो आ गया, उसको हम मतलब सेट असाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरिट तो नहीं डिसाइड करें. Other than international commercial arbitration may also be set aside by the court if the court finds that the award is vitiated by patent illegality appearing on the face of the court. So international commercial arbitration cannot be set aside on the ground that the award is vitiated by patent illegality appearing on the face of the record, appearing on the face of the award. Provided that an award shall not be set aside on the ground of erroneous application, ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑन द ग्राउंड ऑफ एरोनियस एप्लीकेशन ऑफ द लॉ और बाय रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, इसके ग्राउंड पे नहीं वो मतलब सेट असाइड होगा, क्योंकि रीअप्रिशिएट एविडेंस करेंगे कौन कर रहा है दोबारा, उस समय क्या सिचुएशन, उसके हिसाब से जजमेंट बदला जा सकता है. अब ये ध्यान रखना चाहिए, इट शैल नॉट बी मेड आफ्टर 3 months have elapsed. तो उसके लिए जब आपको एडिशनल अवार्ड चाहिए, उसमें कहा था कि 30 दिन के भीतर हम नोटिस देंगे दूसरी पार्टी और उसके बाद 60 दिन के भीतर नोटिस मतलब रिसिप्ट ऑफ द नोटिस के 60 दिन के भीतर करेगा, 30 + 60 3 मंथ इस तरह भी होगा. यहाँ पे भी 3 मंथ है फ्रॉम द डेट जब उसका आर्बिट्रल अवार्ड मिला है, और अफ रिक्वेस्ट हैड बीन मेड अंडर सेक्शन 33 में पहले ही मैं दे सकता हूँ एडिशनल अवार्ड के लिए. तो फ्रॉम द डेट ऑन विच दैट रिक्वेस्ट हैड बीन डिस्पोज्ड ऑफ, जैसे कंप्यूटेशनल एरर मॉडिफाई करने का इंटरप्रिटेशन, तो जब से वो रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ हुई है तो उसके 3 मंथ के भीतर. लेकिन इट में एंटरटेन एप्लीकेशन विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 30 days. तो 30 दिन और मतलब 3 months + 30 days, 120 दिन बस मैक्सिमम, ठीक है, for a period of time determined by it in order to give the arbitral tribunal an opportunity to resume the arbitral. ये ध्यान रखना चाहिए. लेकिन ये तभी होगा जब एक एप्लीकेशन आएगा अंडर सबसेक्शन 1. तो ऑब्वियसली 34 में जो है एप्लीकेशन वो कोर्ट के पास जाएगा, तो इट में adjourn the proceeding for a period of time determined by it कोर्ट, वही, और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा कि रिज्यूम करो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और टू टेक सच अदर एक्शन जो कि ग्राउंड्स ऑफ सेटिंग असाइड द अवार्ड खत्म कर देता है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सके. ये मतलब ओनली आफ्टर इशूइंग अ प्रायर नोटिस टू द अदर पार्टी एंड सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट, ठीक है. An application under this section 34 का it shall be disposed of expeditiously 1 साल के भीतर, ठीक है. फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, ये ध्यान दीजिएगा, shall be final and binding on the party that any persons, ये ध्यान रखें, and any person claiming under themselves respectively. अंडरस्टूड की बात है. एनफोर्समेंट भी इंपॉर्टेंट है. टाइम फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड हैज इलैप्स्ड, तो उसके बाद सच अवार्ड शैल बी एनफोर्स इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ सीपीसी.
एज इफ इट वर अ डिक्री ऑफ द कोर्ट, उसको मान लेंगे, डीम डिक्री मान के इन्फोर्स कराएंगे। अगर कोर्ट में सेक्शन 34 एप्लीकेशन फाइल की गई है, तो फाइलिंग ऑफ सेक्शन 34 शैल नॉट बाय इट्स, जैसे अपील फाइल की गई तो इसका मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ सूट स्टे नहीं होगा, तो उसी तरीके से इट शैल नॉट बी इट्सेल्फ रेंडर दैट अवार्ड अनएनफोर्सेबल unless the court grants an order of stay of the operation of the said arbitral award according with the provisions of subsection 3 on a separate application made for that purpose. The court may, subject to such conditions as it may deem fit, grant stay of the operation of such award for reasons to be recorded in writing. अगर एप्लीकेशन डाली गई है तो having due regard to the provisions or grant of money decree, ये ध्यान देना चाहिए. Considering the application for grant of stay in case of arbitral award for payment of money, अगर arbitral award for payment of money जैसे money decree आती है, तो provisions for grant of stay of money decree under CP, उसकी जैसे उसमें क्या कहता है कि वो आप लेकर अपने पास रख लो तभी दो. बस लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 37 अपीलेबल ऑर्डर्स था. एन अपील शैल लाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम नो अदर्स टू द कोर्ट. कौन कौन? जैसे रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 80 से ये भी आता हो गया कि पार्टीज को रेफर करेंगे सेक्शन 8 में. इंटरिम मेजर्स होता है सेक्शन 9 में, इससे अपील जानी ही पड़ेगी. सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड अंडर सेक्शन 34. An appeal shall also lie to a court from an order of the tribunal accepting the plea referred to in subsection 2 or subsection 3 or section 16. Section 16 वही था अपने jurisdiction पे डिसाइड करने का. तो अगर उसने jurisdiction ले लिया है और मुझे लगता है कि यार वो गलत लिया है, तो फिर मुझे अपील करने का मौका तो मिलना चाहिए था. Granting or refusing to grant an interim measure under section 17, अगर section 9 का मिल रहा है section 17 से भी मिलना चाहिए. नहीं तो फिर तो इनजस्टिस हो जाएगी कि आर्बिट्रेशन शुरू होने से पहले अगर कुछ इंटरिम मेजर्स है तो उसमें अपील का मिल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, ये गड़बड़ बात है. उसके बाद बाकी सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये जुरिस्डिक्शन दैट कोर्ट अलोन शैल हैव जुरिस्डिक्शन, तो क्या बोल रहा है कि एक तो नॉन ऑब्स्टैंटिक क्लॉज है, वेयर विथ रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एनी एप्लीकेशन अंडर दिस पार्ट हैज बीन मेड इन अ कोर्ट, दैट कोर्ट अलोन शैल हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स. ठीक है. And all subsequent applications arising out of that agreement and arbitral proceeding shall be made in that court. ठीक है. लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई करेगा. An arbitration shall be deemed to have commenced on the date referred to in section 21. और सेक्शन 21 वो है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कब शुरू हुई हैं, जब एक पार्टी को बता दिया गया है, तो दूसरी पार्टी को, रिस्पोंडेंट को नोटिस आ गई. तो ये हमारे काम का था. इस बस इतना कर लीजिए, बाकी न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिनीवा कन्वेंशन हमने याद कर ही लिया है. बस दिस इज इट. और इसके साथ हमारा आर्बिट्रेशन हो जाएगा. सेक्शन 21 एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये वही है. सेक्शन 21 नहीं कहा था कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग तभी शुरू हो जाएंगे जब रिक्वेस्ट फॉर दैट डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट. तो दोस्तों, और इसमें इंपॉर्टेंट केस क्या है, एफकॉन्स का केस है, वो इंपॉर्टेंट है. इससे हाँ हाँ बंद कर लेना. एफकॉन्स केस इंपॉर्टेंट है. उसमें सेक्शन 80 सीपीसी को देखा गया, इंटरप्रेट किया गया था. उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके लिए ये एक छोटा सा वीडियो मेरे चैनल पे होगा जरूर इनफैक्ट. और एक दयावती गोस्तीन का केस है. ये बस दो केस इंपॉर्टेंट हैं. बस ये छोटे से, इनफैक्ट मैं कम्युनिटी में जाऊंगा, सॉरी कम्युनिटी नहीं, प्लेलिस्ट में. तो अगर मैं, अच्छा अभी शेयर तो यहाँ से होगा नहीं, शेयर अगर मैं प्लेलिस्ट में गया आपने, और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं आर्बिट्रेशन कहाँ हो गई, और एडीआर आ गया. एडीआर में ही तो है. ठीक है. अगर हम एडीआर में गए तो ये अफगान का इंपॉर्टेंट केस आप देख सकते हैं. 2015 अमेंडमेंट देखना है तो आप वो देख सकते हैं. और उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा. 2015 अमेंडमेंट, वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ड्राफ्ट मीडिएशन बिल भी नहीं इंपॉर्टेंट. दयावती वर्सेस योगेश कुमार गोस्तान. बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि अगर सपोज किसी ईडीआर की बात आपने नहीं मानी तो उसके बेसिस पे डायरेक्टली आप कोर्ट के पास और क्या रेमेडीज हैं.
तो इसमें ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है। दी ओनली इंपॉर्टेंट थिंग है अफकॉन्स आप केस देख सकते हैं और दयावती सुन सकते हैं, 15 और 19 अमेंडमेंट भी देखा जा सकता है, दैट इज इट। तो दोस्तों इसके साथ हमारा ये आर्बिट्रेशन का मास्टर लेक्चर खत्म होता है, और आई विश ऑल द बेस्ट। एक दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, स्पेशली हिंदू लॉ, तो उसकी वीडियो मैं कल बना दूंगा। चलिए तो बाय बाय, तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।